देख रहे मुद्दा गर्म है और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि लद्दाख में करारा जवाब दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ इस बात का भी जिक्र हुआ कि भारत जो है वो जहाँ एक तरफ दोस्ती निभाना जानता है, वहीं आंख में आंख डालकर उचित जवाब देना भी जानता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेंटेंस में अगर कहें तो ये बात बता दी कि जहां दोस्ती निभाना हम जानते हैं, वहीं आंख में आंख डालकर जवाब देना भी भारत जानता है। देखिए अर्पिता, पहले तो मैं बताऊं कि जिस लद्दाख की बात की है प्रधानमंत्री ने, वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और प्रधानमंत्री का संदेश एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप दोस्ती को स्वीकार नहीं कर पाते हो या दोस्ती को किसी तरह की कमजोरी समझते हो तो वो इस बार होने नहीं जा रहा है। आपको करारा जवाब मिलेगा और उसकी पूरी तैयारी हमारे पास है। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र है कि 18 जो मुलाकातें हुई हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की तमाम फोरमों में, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे चीन के अंदर हो या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हो, तो अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ जरूर भारत ने बढ़ाया था। लेकिन अगर शी जिनपिंग का यही इरादा है कि वो हमारी जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं तो उनको करारा जवाब मिलेगा और मां भारती के जो सपूत हैं यानी जो वीर सैनिक हैं वो कतई किसी कीमत पर अपनी जमीन को आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री का ये जो संदेश था वो एकदम स्पष्ट था। दूसरी जो बात थी, उन्होंने ये कहा कि लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि एक खत उनको मिला है, उन्होंने ये कहा कि हम अपने सामानों का इस्तेमाल करेंगे, हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करेंगे। और आप देखिए कि भारत ने जो दो बड़े कदम उठाए, पहला तो ये उठाया कि जो चीन की कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी तब तक नहीं खरीद पाएंगी जब तक भारत सरकार अनुमति न दे। इससे भी चीन बौखलाया है क्योंकि चीन, ये जो ग्लोबल मेल्ट डाउन हुआ है पूरी दुनिया में, जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड के चलते थोड़ी सी चरमराई है, इसका फायदा उठाकर तमाम मुल्कों में कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है वो। हिंदुस्तान पर उसकी नजर थी। एक तो ये बात थी। दूसरी ये थी कि अगर चीन के प्रोडक्ट्स, जो हम बहुत बड़े मार्केट है चीन के लिए, अगर हमारे यहां से उसके प्रोडक्ट खरीदने बंद हो गए तो उसकी अर्थव्यवस्था बेहद संकट में फंस जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने ये इशारा भी कर दिया। तीसरी जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो ये कही है कि हमारे जो सैनिक हैं इस वक्त, जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि सीमा पर जो हमारे कमांडर हैं या सीमा पर जो लोग भी फैसले लेने की कुवत क्षमता रखते हैं उनको पूरी छूट है, वो स्थिति के मुताबिक क्या फैसला लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं अर्पिता आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं। लेह लद्दाख की ये तस्वीरें हैं जहां की बात प्रधानमंत्री ने की है और इन पहाड़ों के पीछे वो सब कुछ चल रहा है जो हम और आप खबरों में सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं। चल ये रहा है कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिक मुस्तैद हैं। चीन की कोशिश ये थी कि गलवान घाटी में जो उसने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की कोशिश की कि एक जगह हम भारतीय सीमा के अंदर थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद देपसांग से लेकर के और पेंगोंग सो लेक वहां तक 3 मोर्चे खोल देंगे और भारत की सीमा के अंदर हम हलचल मचा देंगे। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना तैनात थी और जिस तरह से करारा जवाब मिला है, जाहिर सी बात है चीन के सामने अब बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लगातार ये मांग हो रही थी विपक्ष की तरफ से भी कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्योंकि आज मन की बात कार्यक्रम में जब वो आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश वीरों के शौर्य को नमन कर रहा है। हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है।
इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े। हमारे साथ अरुण बने हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर ही इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, आप वहां पर हैं और आप अपनी आंखों से वहां की स्थिति को इस वक्त देख रहे हैं। फिलहाल वहां स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए अर्पिता, जो कुछ हमारी आंखों ने देखा है वो हम कैमरे के जरिए देश को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगर आप रियल टाइम फुटेज, या तो हमारे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या हमारे सैनिकों का मूवमेंट हो, अगर वो सब रियल टाइम अगर हम वीडियो दिखाते हैं तो निश्चित रूप से जो दुश्मन है यानी चीन है उसका कुछ ना कुछ उससे अंदाजा लगाएगा वो, और हमारी सुरक्षा तैयारियां जो हैं उस पर बट्टा लगेगा। इसलिए हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो सब कुछ जो आंखों से देख रहे हैं वो आपको कुछ देर बाद हम जरूर बता रहे हैं। हमने सुबह से यहां पर जो देखा है मैं आपको बता सकता हूं कि लेह और लद्दाख के इलाके में आसमान में अगर आप देखेंगे सुबह 8 से 9 के बीच जबरदस्त गड़गड़ाहट होती है, और वो जो गड़गड़ाहट होती है वो भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो गश्त लगाते हैं, सॉर्टीज लगाते हैं वो, और एक तरह से सीमा पर स्थिति क्या है, क्या चीन कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उसकी सैनिक क्षमता कहां है, कितनी है, सैटेलाइट से तो ये सब मॉनिटर होता ही है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए भी एक तरह से रेकी की जाती है कि आने वाले समय में अगर कोई खतरा आता है उधर से तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। बार बार भारत सरकार और हम लोग भी सब लोग ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी दूसरे की सीमा में कभी अतिक्रमण नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी, और वो सारी तैयारियां मैं यहां देख रहा हूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बड़े सैनिक जहाजों में साजो सामान आ रहे हो, चाहे टैंक की आप बात करिए, चाहे तोपखाने की बात करिए, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ अपनी तैयारियों के लिए है। अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए। ठीक है अरुण, आप रहिए, नजर बनाए रखिएगा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर इस बीच लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन के मसले पर सरकार पर सवाल उठाए थे। चीनच्या युद्धाच्या नंतर भारताच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी आहे, चीनने ताबा घेतलेला नसतो, ती अजून काही सुटले नाही। एक राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण अजून नाही। शरद पवार के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने साफ किया कि वो चीन के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता हसैन दलवाई ने दावा ये किया कि इस मुद्दे पर बीजेपी सियासत कर रही है। पवार साहेब म्हणाले ते बरोबर आहे, हा अतिशय संवेदनशील असा प्रश्न आहे आणि तो संवेदनशील पद्धतीनेच हाताळला पाहिजे। प्रश्न त्याचं राजकारण करण्याचा जो भाग आहे तो काँग्रेस पक्ष करत नाही, बीजेपी करते। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने एक ट्वीट कर अपनी ही पार्टी से अलग रुख दिखाया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी हिमाकत में बढ़ोतरी का मामला देश में राजनीतिक कीचड़ उछालने में खराब हो गया है। जब हमें चीन की हरकतों की निंदा और समाधान की तलाश में एकजुट होना चाहिए, तब हम आपसी फूट को उजागर कर रहे हैं। उधर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने असम से मिली एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लोकल सामान खरीदने के लिए वोकल होने पर जोर दिया। मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है। प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे, इतना ही नहीं, लोकल के लिए वोकल भी होगी। ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं। आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। उधर भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.25 लाख के पार हो गया। देश में अब तक 5,28,800 से ऊपर ये मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इनमें 3,09,713 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 16,095 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,03,051 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1.5 लाख को पार कर गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां पर कोरोना के मामले 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 78,000 से ऊपर हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के आंकड़े को पार कर गया है। पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 1,82,618 पहुंच चुका है, जिनमें 54,58,523 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,01,309 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 41,22,700 से ऊपर एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया हालांकि बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना की महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा खराब है। और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 25,10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 13,13,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,26,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 5.25 लाख के पार हो चुका है। ब्रिटेन पांचवें नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,11,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। पीएम मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को फोन पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बारे में जानकारी ली। कोरोना टेस्ट की जांच में शंकर सिंह वाघेला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शंकर सिंह वाघेला को 3 दिन के बुखार था और उसके बाद कल उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था। और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 280 से बढ़कर अब 417 हो गई है। गृह मंत्रालय की कमेटी के सुझाव के बाद दिल्ली में कंटेनमेंट जोन का सर्वे हुआ और फिर निगरानी बढ़ाई गई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या और बढ़ सकती है, तो इस स्थिति को भांपते हुए अभी और संख्या इसकी बढ़ सकती है। 280 से इसे बढ़ाकर 417 कर दिया गया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की कमेटी के सुझाव के बाद दरअसल दिल्ली में कंटेनमेंट जोन सर्वे हुआ और फिर निगरानी बढ़ाई गई। अनलॉक 1 में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज से सैलून खुल गए हैं। मुंबई में सैलून नियमों के मुताबिक खुले हैं। मुंबई के घाटकोपर में ज्यादातर सैलून खुल गए। वहां पर सैलून में काम कर रहे लोग मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड लगाकर काम करते दिखाई दिए। सैलून पहुंचे ग्राहक भी मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। सभी सैलून में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सैलून में ज्यादा लोग फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लागू किए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सैलून और जिम को शुरू रखने की अनुमति दी है। इस वक्त हम खड़े हैं घाटकोपर के आजाद हिंद हेयर ड्रेसर सैलून में, जहां आप देख सकते हैं कि 100 दिन के बाद, लगभग 100 दिन के बाद जो है सैलून खोलने की परमिशन दी है, जिसको लेकर अभी सैलून शॉप में जो है वो लोगों की
ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लोग जो है सुबह से यहाँ पर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो है इनका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि 100 दिन के बाद जो है अनुमति दी है। हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमण से पहले और कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद क्या क्या बदलाव आए हैं। सर, क्या बताएंगे, जब कोरोना नहीं था तब क्या चेंजेस थे और अभी क्या क्या नियम बताए गए हैं? अभी बहुत से नियम बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, पीपी किट। 3 महीने के बाद सैलून की दुकान खुल गई है और लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर नियमों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है। आने वाले समय में सैलून जो है हमें पूरी तरह से उसमें बदलाव नजर आएगा। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक अंडरपास के पास एक काले रंग की कार पर लाठियों से हमला करते दिखे। इस हमले में कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद हमलावर गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालता दिखा। एक आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था, उसने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भागता उससे पहले बदमाशों ने कई लाठियां उस पर बरसा दी। इसी तरह जब दूसरा आदमी कार से निकला तो उससे भी जमकर पीटा गया। इसी तरह ये दोनों जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी में बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया। हमलावरों ने गोली से घायल हुए नेता को गाड़ी के अंदर से घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर उसे लाठियों से पीटते नजर आए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना पर पहुंची और हमले में घायल विश्व हिंदू परिषद के नेता को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें ये कैद हुई हैं। हालांकि पुलिस अब जांच करने में जुट गई है और इसी सीसीटीवी के आधार पर अब चिन्हित किया जा रहा है कि ये कौन ऐसे बदमाश हो सकते हैं और जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस पर कार्रवाई करके गिरफ्तारी होगी। पर थाना स्टेशन रोड पिपरिया में धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। 9 लोग उसमें नामजद किए गए हैं। उनकी तलाश के लिए लगातार हमारी टीमें रात भर से उसमें प्रयास कर रही हैं। दबिश जारी है। सिक्किम में कई इलाकों में तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी चट्टान गिर गई। एक चट्टान से पेड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ खिसकने से एक मकान को भी नुकसान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर चट्टानें गिरने की खबर है। सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की वजह से जमीन खिसकने से दिक्कतें हुई हैं। एक पेड़ आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जमीन खिसकने के बाद ये पेड़ धराशाही हो गया। सिक्किम में कई जगहों पर ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। चट्टानें खिसकने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सिक्किम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद ये स्थिति हुई है। एक पेड़ जो है आप देखिए यहाँ पर चट्टानें खिसकने की वजह से ये पेड़ जो है देखते ही देखते नीचे की तरफ आप देखेंगे गिर गया। तो बारिश में ये पेड़ गिरा। बारिश से हालांकि कई जगहों पर इस वक्त आफत सी हो गई है, क्योंकि चट्टान खिसकने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ से सामने आई। शहर में हालात इतने खराब हैं कि सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजरते हुए दिखाई देने लगे। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। कुछ मकानों के अंदर पानी भर गया और वहां रखा सामान भी पानी में डूबा नजर आया, जबकि सड़कें भी पानी से भरी हुई नजर आई। हालांकि पानी भरा होने के बाद भी कुछ लोग वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। बारिश की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय में भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह भेजा गया। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मैंने मनकटा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 171 फॉक्सट्रॉट कंपनी का जगह है, उसी जगह में ये लोग मैंने शिफ्ट किए हैं। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कों पर बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया।
बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़कें भी टूटी नजर आई, लोगों की झोपड़ी बर्बाद होती हुई से नजर आई। जहां कल तक किसानों की फसल लहरा रही थी, आज वहां पानी भरा नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से किसानों की फसल तो खराब हुई ही, सड़कों का भी बुरी तरह नुकसान हुआ। तो बुल्ढाना महाराष्ट्र की ये तस्वीर, जहां पर आप सड़क पर भी देखिए किस तरीके से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। नदियां वहां पर उफान पर हैं और किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर सड़क जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है, सड़क बीच से टूटी हुई सी भी नजर आ रही है। तो बाढ़ ने यहाँ मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। लोग परिवारों के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी परेशान है। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई और इसके लिए पूरी तैयारी करने का दावा किया। तो बाढ़ के डर से जो लोग हैं वो घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन हालांकि ये कह रहा है कि उसकी पूरी तैयारी है इस स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें अभी वहां से निकाला नहीं गया है। वो अपने ही स्तर से कोशिश कर रहे हैं नावों का सहारा लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकलने के लिए। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। उधर गुवाहाटी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। घरों के बाहर भी पानी भरा नजर आया, जिससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर से बाहर आने के लिए इंसान को सोचना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो घरों तक पानी भरता हुआ नजर आया और लोग अपने ही तरीके से, अपने ही स्तर से पानी को निकालने का प्रयत्न भी करते नजर आए और इसलिए उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बारिश है वो थोड़ी थमे और इसकी वजह से जलस्तर जो बढ़ गया है वो थोड़ा कम हो और लोगों की परेशानी भी इसी के साथ साथ कम हो। बहुत दिक्कत है हम लोग का, बार बार बोल रहा हूँ। सरकार बदल रहा है, कांग्रेस सरकार चला गया, बाद में मोदी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का जो दुख, ये कष्ट हो रहा है वो नहीं देखा। बारिश तो बहुत आ रहा है क्योंकि हम लोग का टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग का जो नदी का लेवल, हम लोग का रास्ता का लेवल से बहुत ऊपर में है। तो अभी गार्डवाल में थोड़ा बहुत छेद निकला है, वहाँ पे थोड़ा आगे में आप देखा है शायद, तो वहाँ पे अभी वॉल थोड़ा क्रैक हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहा है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। वहां ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। पूरा इलाका ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। यहाँ तक कि जहां तक आपकी नजर इस वक्त जा रही होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। लोगों की झोपड़ी जो कि बहुत मेहनत से लोग बनाते हैं, उनका आशियाना उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अगर आपको बाहर निकलना है तो कुछ इन हालातों के साथ आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिसके बीच से ही लोगों को अब निकलना पड़ रहा है। लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो थम थम कर बारिश हो रही है वो थोड़ी कम हो, हालात थोड़े सामान्य हो। सूरत में एक अस्पताल की पार्किंग में बने कोरोना वार्ड में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया गया कि अस्पताल में पानी की टंकी से ये निकला पानी बेसमेंट में बने कोविड वार्ड में भर गया। पानी भरने से वार्ड में भर्ती मरीज अपने अपने बेड पर बैठे नजर आए, जबकि पूरे वार्ड में काफी पानी आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी भरा नजर आ रहा होगा आपको। बताया गया कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से अस्पताल की टंकी का नल खुला रह गया और वहां से निकला पानी इस कोरोना वार्ड में भर गया। वहीं थोड़ी ही बारिश में पटना में जगह जगह पानी भर गया। एक मकान के आगे पानी भरा हुआ दिखाई दिया, गाड़ियां डूबी दिखाई दी। वहां राहगीरों को भी बारिश में मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले साल बारिश में पटना की तस्वीर बदल दी थी। पटना शहर के बीच नाव चलती दिखाई दी थी।
उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टिड्डियों ने हमला कर दिया। आज सुबह करीब 9:30 बजे टिड्डियों के एक दल ने खेतों में खड़ी फसल पर हमला बोल दिया। इससे वहां के किसान परेशान हो गए। जब टिड्डियों ने बाजरे और मक्के की फसल को नुकसान करना शुरू किया तो गांव वालों ने मोटरसाइकिल के हॉर्न बजाकर शोर मचाना शुरू किया। इससे कई टिड्डियां भाग गईं और जबकि सैकड़ों टिड्डियों को गांव वालों ने मार दिया। किसानों ने सरकार से टिड्डियों के हमले से बचने के लिए मदद की मांग भी की है। तो यूपी के अलीगढ़ की तस्वीर, जहां पर टिड्डियों का ये हमला हुआ है। काफी नुकसान फसलों का हुआ है। किसान अपने ही स्तर से डीजे बजाकर, थाली बजाकर, मोटरसाइकिल के हॉर्न बजाकर इन टिड्डियों को भगाते नजर आ रहे हैं। खुद ही केमिकल का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन का से कहना है इनका कि इन टिड्डियों से लड़ने में उनकी मदद की जाए। तो 2 तस्वीरें, टिड्डियों का ये हमला यूपी के अलीगढ़ में, जहां पर टिड्डियों ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई टिड्डियां आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी जिनको किसानों ने मार गिराया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टिड्डियों का दल है जो उनकी फसलों को खराब कर रहा है और इसीलिए उनकी मांग है कि प्रशासन को भी इसमें अब आगे आना चाहिए और इन टिड्डियों से इन किसानों को राहत दिलवानी चाहिए। ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये यूपी की तस्वीरें, टिड्डियों का ये हमला हुआ है अलीगढ़ में, जहां पर किसानों की फसल लहरा रही थी। हालांकि किसान अपने आप से ही पहले बहुत सतर्क थे। पूरी रात वो किसान अपने खेत में पहरा देते हुए भी नजर आ रहे थे। इससे वहां के किसान जो हैं वो बहुत परेशान हो गए जब उन्होंने टिड्डियों का ये हमला देखा। दरअसल बाजरे और मक्के की फसल को काफी नुकसान हुआ है। टिड्डियों के दल ने हमला किया था। काफी संख्या में टिड्डियां थी। यहाँ पर धान का पौध है और धान रखे भी जा रहे हैं खेतों में क्योंकि उसका सीजन चल रहा है। और यहाँ पर फसल थी बाजरे की है, मक्के की है और ये देखिए बाजरा पीछे भी है। ये सारा नुकसान कर गई है। उधर अयोध्या दौरे पर रवाना होने से पहले यूपी के सीएम योगी ने बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा की। हालांकि भारी बारिश की वजह से सीएम योगी गौशाला नहीं जा सके। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी बलरामपुर से सड़क के रास्ते गोंडा के लिए रवाना हुए और गोंडा से ही सीएम योगी का अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे थे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वहां सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे बताया जा रहा था कि अयोध्या पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक शायद वो पहुंचे नहीं हैं, जहां वो पहले राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, इसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक बैठक कर राम मंदिर निर्माण की तैयारियों की जानकारी लेंगे। अयोध्या में सीएम योगी नॉन कोविड अस्पताल श्री राम अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 12 बजे का आने का तय हुआ है और उसके बाद वो एक्टर सोनू सूद ने एक वीडियो जारी कर उन लोगों को आगाह किया जो प्रवासी मजदूरों को उनके नाम पर घर भेजने के लिए पैसों की मांग करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोनू सूद के नाम पर कुछ लोग प्रवासी मजदूरों को फोन करके उन्हें घर भेजने के बदले परमिट के लिए पैसे मांग रहे हैं। अपने वीडियो में सोनू सूद ने साफ किया कि वो लोगों की जो सेवा करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोनू सूद ने यह भी कहा कि उनके नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो पुलिस में इसकी शिकायत करें। बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक बाइक पर 7 लोग बैठे दिखाई दिए। 7 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें पति पत्नी के साथ उनके बच्चे और एक लड़की थी। इनमें 2 बच्चों को आदमी ने आगे पेट्रोल की टंकी पर बैठा रखा था और उसके पीछे 2 बच्चों को पकड़कर एक महिला बैठी हुई थी। महिला के पीछे बैठी लड़की ने अपने पीछे रखे एक बड़े बैग को संभाल रखा था। नियमों के मुताबिक एक बाइक पर सिर्फ 2 लोगों के सफर करने की इजाजत होती है, लेकिन आरोप है कि इस परिवार ने नियमों का पालन नहीं किया और 7 लोग इस मोटरसाइकिल में सवार और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। 2 बच्चे आप देखेंगे यहाँ टंकी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे महिलाएं हैं और उनके हाथ में बैग भी है और उनके हाथ में बच्चे भी हैं। तो ये स्थिति, मोटरसाइकिल पर 7 लोग सवार होकर कन्नौज की तस्वीर जाते हुए नजर आए हैं।
हालांकि नियम ये है कि एक ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 लोग इस मोटरसाइकिल पर बैठे दिख रहे हैं। उधर यूपी के हापुड़ में ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के की पिटाई का आरोप लगा। बताया गया कि पीड़ित लड़का गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका प्रधान से विवाद हो गया। आरोप है किसी बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। लड़के को बचाने के लिए गांव के दूसरे लोग भी पहुंचे। ग्राम प्रधान और उनके बेटे ने उनसे भी पिटाई की। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है।